अनुकूलन तो सभी लोग समझ रहे हैं ना बाबू कि अनुकूलन का मतलब क्या होता है। एक ऐसी स्थिति, या पहले हम एक बात करते हैं कि सर एक वर्ड है प्रतिकूल और एक वर्ड है अनुकूल। इस अनुकूल को क्या बोलते हैं? फेवरेबल, और इसको कहते हैं अनफेवरेबल। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है कि सर ये अनफेवरेबल का मतलब होता है कुछ ऐसी परिस्थिति जो किसी जीव मात्र के लिए सही नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि सर यहाँ पे अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगे, वो क्या हो जाएगा सर? प्रतिकूल परिस्थिति हो जाएगा, वो हमारे लिए सही नहीं होगा। अभी क्या सर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ हमारे हिसाब से है, तो वो क्या कहलाएगा? अनुकूल कहलाएगा। ठीक है, या इसको फिर एडेप्टिव भी बोल सकते हैं और नॉन एडेप्टिव भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देख लीजिएगा। अब सीधा सिंपल सा वर्ड है हमारे पास। सर एक ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग जहाँ पर कंडीशन कैसा है? नॉन एडेप्टिव है, यानी कि रहने के लायक नहीं है। कैसी परिस्थिति है? प्रतिकूल परिस्थिति है। और यदि इस प्रतिकूल परिस्थिति में कोई जीव अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज ले आए जिस कारण से अब वो इस प्रतिकूल परिस्थिति में रह सकता है, तो सर उस जीव ने जो चेंज लाया अपने बॉडी के अंदर, या हो सकता है कि वो चेंज किसी प्रकार से लाया हो। अब बताया था ना कि ये जो चेंज होगा वो 3 प्रकार का हो सकता है, कल ही बताया था सर। क्रियात्मक रूप से, यानी कि अपने बॉडी के अंदर हो रहे कुछ रिएक्शंस को क्या कर सकता है? वो चेंज कर सकता है। अपने बॉडी के बाहर कुछ चेंज ला सकता है, जिसको हमने क्या बोला था? आकारात्मक रूप से चेंज ला सकता है, या तो अपने बिहेवियर में चेंज ला सकता है, अपने स्वभाव में चेंज ला सकता है। कुछ भी चेंज लेकर के आया, सिंपल सा कि सर कंडीशन सही नहीं था, इस कंडीशन में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर क्या लेकर आया? चेंज लेकर आया। सर वो चेंज ही लाना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। और जो व्यक्ति ये काम कर लिया, जो जीव ये काम कर लिया, वो तो जिंदा है। और जो अनुकूल अपने आप को नहीं कर पाया, जो वहाँ पर चेंज नहीं कर पाया, वो क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ये चीज़ हमने इवोल्यूशन में भी देखा था कि समय के अनुसार, बदलते वातावरण के अनुसार, बदलते मौसम के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी देखो डे बाई डे हमारे अंदर क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। इस बात को मानते हो कि नहीं? डे बाई डे हो रहा है इवोल्यूशन। ठीक है, अब कैसे इवोल्यूशन हो रहा है भाई डे बाई डे? क्या हर साल, प्रति साल डे बाई डे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम पर ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा असर पड़ रहा है इसका, हम धीरे धीरे अंदर से चेंज भी हो रहे हैं। इस चेंज का असर आप पर दिखता है, चेंज का असर आप पर दिखता है। ये बाल का गायब होना क्या है? सर उस टेम्परेचर का भी असर है। आपका भी समझ ही रहे, आपका भी जड़ रहा होगा पहले के मुताबिक, पहले कुछ और होगा, आज की स्थिति क्या है? कुछ और है। तो ये आपके अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, जिसका असर ये भी है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे इवोल्यूशन का असर आप पर पड़ता है। खैर उतना दूर नहीं जाना है, कुल मिला जुला के अनुकूलन समझ में आया कि अनुकूलन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जो हमारे लिए सही नहीं है, वो हार्मफुल कंडीशन था। उस हार्मफुल कंडीशन में, उस हानिकारक वातावरण में हमने अपने आप को लायक बना लिया। तो जिस तरीके से लायक बनाया, जो परिवर्तन लाया हमने अपने अंदर, वो परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन। खत्म हो गया ये। ठीक है, अब ये अनुकूलन ला कैसे सकते हैं हम लोग अपने अंदर? सर 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला है क्रियात्मक, बोलते हैं उसको। देखो ये सब लॉजिकल से वर्ड है, ठीक है, अपने हिसाब से दिमाग में रखिएगा। क्रियात्मक यानी कि जितने भी हमारे अंदर एक्टिविटी हो रही है, हमारे इंटरनल जो एक्टिविटी हो रही है, जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं हम लोग। अपने स्वभाव में ला सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? बिहेव। सर बिहेव में चेंज ला सकते हैं, या तो कहीं ना कहीं अपने बॉडी के शेप साइज में, आकार रूप में चेंज ला सकते हैं, आकारात्मक चेंज ला सकते हैं, शेप साइज में। तो ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अनुकूलन कर सकते हैं। आइए एक एक का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग जरा फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं कि सर अपने अंदर ना इंटरनल चेंज लाने की बात करते हैं। और इंटरनली सर कहाँ चेंज लाएंगे? जो कार्य चल रहे हैं हमारे अंदर, जो क्रियाएं चल रही हैं, जो रिएक्शंस चल रहे हैं, अपनी क्रिया में चेंज लेकर के आएंगे। छूट जा रहा होगा जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्रिया में चेंज लेकर के आएंगे। एज इट इज़ पहले आप सोचो जरा कि क्या ऐसा कहीं आपने देखा है चेंज? क्रियात्मक रूप से कोई चेंज देखा है जो अपने अंदर, हमारे अंदर जो कुछ रिएक्शंस चल रहे हैं उसमें कहीं चेंज होता है? बताओ कहाँ? एक एग्जाम्पल तो दो।
हम बैठे हुए तब तक, बताइए कोई एक एग्जाम्पल जिसमें समझ में आए कि नहीं सर हमने या किसी भी जीव ने क्या किया, अपनी क्रियाओं में चेंज किया, अपने आप को वहाँ रहने के लायक बनाया। कल को उछलता कूदता हुआ दिखाए थे ना, कंगारू चूहा, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे टॉपिक को हम देखते हैं जहाँ से कुछ सवाल बनते हैं। अब चूहा में ऐसे होता है? नहीं होता है, हटा देते हैं। ये ऐसे होगा ना, तो लोग से हिंदी का क्लास लेना पड़ेगा हमको, तब जाके होगा कंगारू चूहा। अब कंगारू चूहा पता है कहाँ पर पाया जाता है सर? मरुस्थल में पाया जाता है। ये डेजर्ट एरिया में मिलता है, मरुस्थल में। अब मरुस्थल में पानी भरपूर मात्रा में है, कम मात्रा में है? चलिए, मरुस्थल में क्या है सर? पानी की मात्रा बहुत कम है, पानी लगभग ना के बराबर है। अब ये कंगारू चूहा पता है, शायद मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, पहले ही समझा दिया था एक बार, शायद फर्स्ट ईयर के दौरान ही। कंगारू चूहा को अगर पूरे जीवन भर भी पानी ना मिलेगा ना, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा जीवन बिना पानी के बिता लेगा ये। कैसे सर? इसके बॉडी में कुछ तो चेंज आया है, समझ में आया? वही चेंज हम पढ़ रहे हैं इसमें क्रियात्मक में। कैसे इसने अपने आप को एडेप्ट किया? सर ये जिस जगह पर मिल रहा था वहाँ पर तो पानी नाम का कोई चीज़ नहीं है भी तो क्या है, थोड़ा बहुत। पहला हमने एक पॉइंट क्या देखा हमने, कि अगर इसको पूरे जीवन भर पानी नहीं मिलेगा तो भी जिंदा रह जाएगा। क्या पानी मिलेगा तो छोड़ देगा? नहीं मिलेगा तो क्या कर लेगा? पी लेगा। अगर ना मिले तो ये पूरे जीवन अपना बिता सकता है बिना पानी के। सवाल आता है कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो भी खाता पीता है तो क्या खाएगा उस दौरान, क्या ये प्रोटीन वगैरह खा रहा होगा? अब स्पेशल तो प्रोटीन नहीं जाएगा खोजने, अरे जिसको भी मार के खाएगा ही है, या फिर जो भी चीज़ें खाएगा क्या उसमें प्रोटीन हो सकता है? इसके भोजन में प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, वसा हो सकता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल है। इसके अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चेंज किया ना, इसका बॉडी क्या कर रहा है? वसा का यानी कि फैट का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहा है इसका। किसका? फैट का। इसके अंदर जो भी वसा मिल रहा है उस वसा का ऑक्सीकृत कर रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये काम, ऑक्सीकरण कर रहा है, जिस वजह से सर इस फैट से, इस वसा से बन रहा है इसके शरीर में पानी। बात समझे क्या कहानी हुई सर? इसको बाहर पानी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से इसने अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चेंज किया, जिस चेंज के दरमियान क्या हो रहा है कि इसके शरीर में मिलने वाला जो वसा है, ये वसा एक रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है सर? ऑक्सीकरण कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और अपने आप को बदल ले रहा है किसमें? पानी में। अब इसके अंदर ही पानी बन रहा है तो इसको बाहर से पानी लेने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, चलो पहला पॉइंट तो ये कि सर इसने अपने अंदर ये पहला चेंज लाया, जिस वजह से ये मरुस्थल में अपने आप को जिंदा रख पा रहा है। दूसरा चेंज, किसी ने ADH का नाम सुना है क्या? ADH नहीं पता? देखो बताते हैं। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, हम लोगों में भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इस कंगारू चूहे ने अपने आप को कुछ ऐसा चेंज करा कि सर ये ADH इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिल रहा है। पहले तो ये जान ले कि ये है क्या, करता क्या है। ठीक है, अब ADH एक ऐसा हार्मोन है जो, अच्छा किसी भी जीव में अगर वो भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, तो क्या उसके शरीर से मूत्र बाहर निकलेगा? ठीक है, या उसके शरीर में क्या बन रहा है सर? अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है। उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर लाने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? मूत्र की जिम्मेदारी। यानी कि कहीं ना कहीं सर जो पानी है, उसी पानी में जितने भी हमारे अंदर खतरनाक चीज़ें बनी है, जैसे यूरिया हो गया, वो कहीं ना कहीं यूरिक एसिड होता है, वो सबको मिला करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो इस चूहे के अंदर भी क्या बन रहा होगा सर? मूत्र बन रहा होगा। इसी कंगारू चूहे की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या बना? मूत्र बना, यूरिन बना। ठीक है, अब इस मूत्र को कहाँ जाना चाहिए सर? इसके शरीर से बाहर जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये ADH पता है क्या करता है? तो याद रखिएगा, ADH करता क्या है? मूत्र से पानी को अलग कर देता है। बात समझे?
मूत्र से पानी को अलग कर देगा। मतलब अगर मैंने बोला सर यूरिन, ठीक है, मूत्र अब सपोज, अरे हाँ लो भाई, तुम्हारा तो ई के चक्कर में सारा समस्या पड़ा हुआ है। अब समझना कि सर अगर सपोज 100 ml अगर मूत्र है, लो कहीं एल मत छूट जा ले भाई, ठीक है, अगर 100 ml यूरिन है, उस 100 ml में क्या 100 ml यूरिन क्या सारा का सारा पूरा अपशिष्ट है? नहीं सर, अगर हम कह दें कि 5 ग्राम के आसपास या 5 ml के आसपास क्या इसमें मिल रहा है, वो अपशिष्ट पदार्थ, वो वेस्ट मटेरियल, लेकिन इस 5 ml वेस्ट को निकालने के लिए 95 ml क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया, तब हमारे बॉडी से सब कुछ छानते हुए बाहर आ रहा है। उस चूहे के अंदर भी सेम यही कहानी होगी। इसमें से क्या है सर, 95 ml क्या है? पानी है। 5 ml क्या है? वेस्ट है। इस 95 ml पानी को अलग कर लेगा कौन? ADH, और वापस भेज देगा, बोलेगा जा भाई शरीर में। यानी कि सर ये ADH उस मूत्र में मिलने वाले पानी को बाहर निकाल लेगा, मतलब बाहर निकालना इन द सेंस उसको अलग कर देगा और रीयूज़ के लिए भेज देगा बॉडी में। अब बताओ तो ऐसा अगर चूहा कर पा रहा है, यानी कि इसके बॉडी से पानी रिलीज हो रहा है क्या? नहीं, अंदर अंदर पानी बन रहा है, पानी बाहर आ ही नहीं रहा। आ रहा तो क्या आएगा सर? बहुत थोड़ा मोड़ा पानी आएगा। अब बताओ कि क्या ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर लेगा सर्वाइव ना। चलो, तो ये है एक प्रकार का क्या आपका एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कि क्रियात्मक चेंज से रिलेटेड है। बात समझ में आया कि सर इस तरीके से एडेप्टेशन किया जा सकता है। चलो एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल आप पहले से जानते हो, फाइलोक्लेड। याद है क्या किसी को? फाइलोक्लेड अब याद आ जाएगा। प्रणव स्तंभ याद आ गया ना। चलो अब ये कहानी तो बतानी नहीं पड़ेगी मुझे। क्या हुआ था सर? यही मरुस्थल की बात है। एक पौधा है, इसमें टहनियाँ, इस पर क्या मिल रही हैं सर? पत्तियाँ मिल रही हैं। अब पत्तियाँ क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बाहर निकाल देंगी सर, पानी रिलीज हो जाएगा। डेजर्ट में मिल रहा है, एक तो पानी कम होगा, ऊपर से पत्ती क्या कर रहा है? पानी को बाहर उड़ा रहा है। अब इस पौधे ने क्या किया सर? अपने अंदर चेंज लाया। अब देखोगे तो सर यहाँ पे आकारात्मक चेंज भी दिखाई देता है, यानी कि आकारात्मक चेंज मतलब सर जो पत्तियाँ मिल रही थी वो पत्तियाँ बदल गई किस में? कांटों में बदल गई। सर आकार में भी चेंज आया, आकार के साथ साथ इसके अंदर क्रिया में भी चेंज आया, इसके इक्वेशन में भी, इसके रिएक्शन में भी चेंज आया। अभी तक भोजन बनाने का काम कौन करता था? पत्ती करती थी ना सर, लेकिन अब वो पत्ती किस में बदल गई है? कांटों में बदल गई है। अब ये जब कांटों में बदल गई तो सर अब ये भोजन बनाने का काम कौन करेगा? तना करेगा। अब बताओ सर, अंदर अंदर कहीं ना कहीं कार्य करने वाले में भी चेंज आया, ठीक है, वर्क करने वाले में भी चेंज आया। दूसरा कहीं ना कहीं इसमें आकारात्मक रूप से भी चेंज आ गया, ठीक है। और तीसरा तो कहानी की तरह है, वो खुद से बनाइएगा अपना, जैसे कल एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी था। अब सपोज एक चीज़ और ले लो कि आपने ना घर पे तोता पाल रखा है, और तोता गलती से एक दिन उड़ गया। अब सर उड़ गया तो कहीं जाएगा तो अपने समूह को ही खोजेगा ना, अपने समाज में ही जाएगा। अपने समाज मतलब अपने जाति प्रजाति के बीच में जाएगा। क्या लगता है वहाँ पे रह पाएगा वो? तो जाके वहाँ बोलेगा कटोरे कटोरे, मार के मुँह देगा सब ओकरा, समझे? क्योंकि वो सीखा है जो वही करेगा ना, ठीक है। अब वो हम लोगों के बीच में रहा है, हम इंसान के बीच में रहा है, तो वो अपने जाति प्रजाति को पहचान तो रहा है कि चलो ये मेरे श्रेणी का है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाएगा अब वो तोते की तरह ना बोल के एक इंसान की तरह बोलेगा। अब उस जाति प्रजाति में उसको रहने नहीं देगा, तो वो क्या करेगा सर? धीरे धीरे अपने व्यवहार में चेंज लेकर के आएगा, हैं। अच्छा, वहाँ भी व्यवहारात्मक रूप से चेंज आया, और जब आपके घर पे था तब भी उसमें व्यवहारात्मक रूप से चेंज आया, बिहेव में उसके चेंज आया। आपने उसको सीटी मारना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, ठीक है, तो क्या वो अपने व्यवहार में चेंज नहीं कर रहा है? कर रहा है। अच्छा, आप सोचो कि व्यवहार में वो चेंज काहे कर रहा है? क्योंकि आप उसको कुछ ना कुछ लालच देते हो, है ना। अब वो जानता है कि भैया अगर हम बोलेंगे तो हमको मिलेगा खाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो व्यवहारात्मक रूप से भी चेंज आ जाता है। क्या हो गया? है तो दोनों है, तोता भी है, बोलता है, बहुत बोलता है। एक तोता, एक मेल फीमेल दोनों है, लेकिन ये है कि ससुरा बड़ी झगड़ा करता है, अलग अलग रहता है सब, समझे? वो दोनों अलग अलग है। एक पिंजरा में मम्मी कभी कभी डाल देती है, वो बात नहीं समझते, मन रहते नहीं है साथ में। हेलो, अरे बाबा इस टाइम पे कॉल काहे करते हैं? बोलिए शुभम जी, बताइए। हेलो, क्लास में आवाज़ भी नहीं आता। हेलो, अरे बोलिए, जल्दी बोलिए।
हाँ तो जाइए ना, क्या दिक्कत का है, जाइए। हम क्लास में इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे थे। ठीक है, जाइए, जाके काम करिए, आधे घंटे बाद हम फ्री हो जाएंगे। चलो, तीनों एडेप्टेशन में एक एक पॉइंट अपने से खुद से करके लिख लीजिएगा। किसी का कोई सवाल है तो बताओ यहाँ तक। क्या हो गया, क्या है बताइए। अच्छा, आकारात्मक का और एक दो एग्जाम्पल आपको दिए थे। अच्छा हाँ जी, एक चीज़ तो और है, एगो एलन का नियम है। एलन का नियम है। एक वैज्ञानिक है एलन, वो दिया है ना, बिल्कुल। एडीएच वाली कहानी हो गई, मरुस्थल वाली बात बता दी आपको। अब ये एलन का नियम ना ध्रुवीय इलाकों के लिए है। चलिए, एलन का नियम क्या कहता है वो समझिएगा। उससे पहले तनिक एक बात बताओ, ठंडा के दिन में क्या करते हैं हम लोग सर, अपने बॉडी को ढक के रखते हैं। कौन से पार्ट को ज़्यादा ढक के रखना सही होता है? कान, हाथ, पैर और सर। अगर पॉसिबल सर पर कुछ असर नहीं होता है बाबू, चाहे ही बाल रहे या ना रहे, है ना। हालांकि बाल रहता है तो इतनी अलग गर्मी रहता है। बाल को कौन ढकता है? कोई नहीं ढकता है। सबसे पहले हम लोग कान को बंद करना सही समझते हैं। सही क्या समझते हैं आपको बताते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। कि सब आप कुछ मत करो, एगो खाली अंदर टी शर्ट पहन लो चाहे शर्ट पहन लो, एकदम भीषण ठंडा है, उसमें आप अपना कान बंद करो बढ़िया से, हाथ एकदम पूरा पैक करो, पैर एकदम बढ़िया से पैक करो, और नाक भी सब अगर पॉसिबल है तो पैक कर लो। ठीक है, क्योंकि नकिया बड़ी तेज़ ठंडाता है, एकदम फ्रीज की तरह काम करता है। ठीक है, अब अगर इतना चीज़ आपने पैक कर लिया ना, आपको ठंडा बहुत कम लगेगा। रीज़न पता है क्या हो रहा है सर? ये अगर हमारा बॉडी है, समझिएगा सर, इस बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ से तापमान बाहर निकल रहा होता है। हमारे बॉडी का क्या है सर? एक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ सर ये जो पैर है, इस पैर से टेम्परेचर क्या होता है? बाहर निकलता है। अरे बस बता रहे हैं कि टेम्परेचर यहाँ से बाहर निकल रहा है। उतना सुंदर बनाएंगे तो समझ रही हो। ठीक है, तो हमारे कहाँ से सर टेम्परेचर, हमारे बॉडी से टेम्परेचर बाहर कहाँ निकल सकता है? तो हाथ से निकल सकता है सर। यहाँ से दे दनादन निकलता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, ये हाथ से, यानी कि जो पार्ट हमारा ऐसे बाहर की तरफ है, ये हाथ, पैर, कान, ये चेहरा, यहाँ से टेम्परेचर सर बाहर निकलता है। अब सोचो कि सर बाहर है 20 डिग्री सेल्सियस ठंडा के मौसम में। ठीक है, अब अगर यहाँ से टेम्परेचर बाहर निकल रहा है तो ये वाला देखते हो ठंडा के समय में तुरंत कान ठंडा जाएगा, हाथ ठंडा जाएगा। अब क्या इसका 37 है? नहीं सर, ये ठंडा हो गया, धीरे धीरे अपने आप को ये गर्म करेगा। अब सोचो जब यहाँ से ठंडा हो रहा है, यहाँ का तापमान सर बाहर निकल रहा है, ये नया वाला तापमान 20 डिग्री वाला ये अपना असर दिखा रहा है। अब इससे क्या फ़ायदा है? तो सर ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो एलन का नियम लागू होता है। और वो क्या है एलन का नियम? एलन ने क्या बोला था कि जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं लोग, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो जीव होते हैं, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीवों के हाथ, पैर, कान अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। किसके अपेक्षाकृत? सर गर्मी वाले इलाके में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी अपेक्षाकृत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कौन है यार बताइए? क्या बाइक है? हाँ किधर रहेगा? एक काम करिएगा, आइएगा तो बिना डिस्टर्ब किए गेट खोलिएगा, चाबी यहाँ दे दीजिएगा, किसी को डिस्टर्ब मत करिएगा। ठीक, सारा समस्या आज ही पैदा हो गया। चलो ठीक है, तो ये इन्होंने बस एक ऐसा स्टेटमेंट दिया ना कि ऐसा काहे है, इसके पीछे का जरा लॉजिक समझो। कि बाबू जो गर्मी वाली जगह पे रह रहा है, डेजर्ट वाला कल दिखाया था खरगोश, ठीक है, अब उसका कान क्या था? बड़ा था। हाथ पैर भी क्या था? बड़ा था। हमने एक तो लॉजिक समझा ना कि सर जो हाथ पैर कान है यहाँ से टेम्परेचर बाहर निकलता है। अब सोचो एक ऐसा खरगोश जो गर्मी वाले इलाके में रह रहा, सर ऑलरेडी वहाँ का तापमान क्या है?
ज़्यादा है। अगर वो अपनी बॉडी से टेम्परेचर बाहर नहीं निकालेगा तो नहीं लग रहा है सर उसका बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा, तो उसका हाथ पैर वहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। अब एक ऐसा खरगोश जो बर्फीला इलाका में मिल रहा सर, वहाँ तो ऐसा ही टेम्परेचर कम है और उसके बाद ओकर हाथ पैर बड़े बड़े कर दो तो सर बॉडी का पूरा टेम्परेचर ही बाहर निकल जाएगा उसका। इसीलिए क्या होते हैं, कान छोटे होते हैं, हाथ पैर छोटे होते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बाहर ना निकले। बात समझ में आ गया। इंसान में भी ऐसा है, इंसान में भी ऐसा ही है। हम लोग क्या है सर, उष्णकटिबंधीय वाले रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में है, जिस वजह से हाथ पैर थोड़ा सा हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। और जो पोलर रीजन में है ना, उनके हाथ पैर क्या होंगे, छोटे होंगे, ज़्यादा छोटे नहीं होंगे, आपकी तुलना में क्या होंगे, भगवाइल कौन सी है, सही बता रहे हैं, समझे। तो उनसे जब मिलाओगे, जैसे अब सपोज मान के चलो कश्मीर में रहने वाले जो लोग होंगे ना, अब खूबसूरती के मामले में तो थोड़े से सुंदर हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि सर तापमान उनको मिल ही नहीं रहा है, तो इस वजह से थोड़े से रंग में क्या आता है, चेंज आता है। उसके साथ साथ उनका हाथ पैर उंगली वगैरह भी क्या होगा, छोटा होगा। चलो ये बात भी ख़त्म हो गई। और अब हाथ उत ना नापिए आप लोग, बाद में नापिएगा। और एगो चेंज है ब्लबर वाला, वो भी बता देते हैं आपको। एक दिन एगो आप लोग को नहीं दिखाया ना, रुको आज दिखाते हैं तो लोग को, रुको एगो मिठाई दिखाते हैं तो लोग को। अरे यार दिखा काहे नहीं रहा है, इसलिए पहले से आदमी बना के रखता है पीपीटी। अरे कुछ आपको दिखाना है वो मिल तो जाए। अरे मोबाइल पे तो है ही है जी, सब कुछ है मोबाइल पे। हाँ ये रहा, ये वो है, ये देख लग रहा है मिठाई के जैसा। मिठाई नहीं है बाबू ये, ठीक है। ये सोचो काला वाला कितना पतला सा दिख रहा है ना, देखो ये काला वाला इतना पतला सा है, वो चमड़ी है सील मछली का। और ये नीचे देख रहे हो कितना मोटा है, ये चर्बी है, ये फैट है, समझे सर। ये आकारात्मक रूप से चेंज है। अब आपको बता रहे हैं, देखिए क्या है ये। अरे का हो जा रहा है, हटना भाई। चलो देखो सील मछली सभी ने देखा है ना। अब सील का जो ये चमड़ा है ना, इस तरीके से सर, ये इसका बॉडी वगैरह इधर जो भी हाथ मुंह वगैरह हो गया। अब सर इसमें इसका बाहर जो ये स्किन दिखा दिया कि सर स्किन भी क्या होती है, इसकी मोटी होती है थोड़ी सी, ठीक है। क्यों मोटा है, क्योंकि सर ये सील जहाँ पे रह रही होती है वहाँ पे क्या होता है, माइनस टेम्परेचर होता है। जिस पानी में रह रही होती है वहाँ पे क्या है, माइनस का टेम्परेचर है, -10 डिग्री, -20 डिग्री, उस जगह पे रहती है सील। सर कैसे रह पा रही है, इसके बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, इसके टेम्परेचर को बना के रखना होगा ना, तो इसका भी कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके चमड़ी के नीचे बहुत ही मोटी, देखो ये फैट की लेयर पाई जाती है। खाने वाले खाते भी हैं लोग,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मोटा लेयर पाया जाता है चर्बी का, तब ये अपने आप को बचा पाती है या उस ठंडे पानी में रख पाती है। ठीक है, अब इसको नाम याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? ब्लबर। हिंदिया में अगर नाम कुछ ही तो होगा जी, तीमी वसा। तीमी वसा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एडेप्टेशन का ही पार्ट है, अनुकूलन का ही पार्ट है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो मछली अपने आप को उस पानी में नहीं रख पाती। चलो ख़त्म। अब आज शुरू कर रहे हैं हम लोग समष्टि यानी कि पॉपुलेशन। अरे जितना अभी हम पढ़ रहे थे बेसिक था, अब आज से समष्टि है। वायु है, ये नहीं है फैक्टर में, हम लिख दिए थे गलती से। अरे वायु में क्या करना है, खुद से दिमाग में लगा लो ना, जो भी चीज़ें हैं बस वही बेसिक। पॉपुलेशन। चलो अब तनिक ये पॉपुलेशन पे हम लोग दिमाग लगाएं अपना। पॉपुलेशन क्या, किसको कहोगे आप? समष्टि। ऐसा क्या सर, व्यष्टि का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? समष्टि कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। इसका कुछ गुण होगा क्या? समष्टि का गुण, समष्टि का गुण देखिए सर, ये आपस में स्पर्धा करेंगे। अस्पर तो यहाँ ठीक तो है, हाई से। अरे समस्या पे तू लोग का समस्या है, माने एगो से। अब ठीक है, चल ओकरा से का दिक्कत था? कोई बात नहीं, स्पर्धा मतलब समझते हो कंपटीशन, बातें नहीं। आज शायद हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए आगे देखिए। स्पर्धा मीन्स सर कंपटीशन। अब एक अकेला व्यक्ति, अगर इससे पहले हम बात किए थे ना, चैप्टर का नाम क्या सर? जीव और समष्टि। जीव माने एक अकेला मैं, समष्टि माने ये पूरा का पूरा लोग। ठीक है, क्या एक अकेला व्यक्ति कहीं कंपटीशन करेगा? नहीं करेगा सर, किससे करेगा? लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन का, समष्टि का, तो इनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन। वो कंपटीशन बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है। ये वर्ड आपका रिलेटेड किससे करता है? इवोल्यूशन के चैप्टर से, वहाँ पे बताया था ना। चलो आगे देखो, क्या ये किसी एक निश्चित क्षेत्र में मिलेंगे क्या? सर ये किसी एक निश्चित क्षेत्र में मिलेंगे, एक फिक्स्ड लोकेशन पर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ हवा में इंसान मिलने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ क्या ये संसाधन का उपयोग करेंगे? संसाधन का उपयोग करेंगे। अब संसाधन का उपयोग करना मतलब सर कौन सा संसाधन? मिट्टी है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, इस सब का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या जनसंख्या जनन करती है? बिल्कुल जनन करती है। ये सब बातें किससे रिलेटेड है? जनसंख्या से रिलेटेड। और अगर मैं पर्टिकुलर, अगर बच्चा केवल और केवल इस समष्टि के बारे में अगर और बातें करें तो और भी बहुत सारे गुण आ जाएंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कहीं दे सकते हो आप? सर पॉपुलेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पॉपुलेशन का एग्जाम्पल नहीं बन रहा है? अरे वाह, लल्लू है सब। सर एक तालाब है, वो तालाब में ना 100-200 कमल मिल रहा है, 100-200 कमल मिल रहा है, पॉपुलेशन है। सर 200-400 मछलियाँ मिल रही है, पॉपुलेशन है। तो ये में कोई चीज़ सोचने वाला बात था सर। जनसंख्या जहाँ पर दिखेगा वो क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है, अब कुछ और विशेष बातें जो आपको परेशान करेंगी या फिर समष्टि से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। 4 शब्द या उससे पहले ये 2 शब्द, जन्म मृत्यु। ठीक है, बर्थ डेथ। अब बताओ क्या ये दोनों शब्द जनसंख्या पर लागू होंगे? सोच समझ के कहिएगा, हूं कह देने से हूं हो नहीं जाता है, समझे? अच्छा, हम कहा कहें कि सर जनसंख्या जन्म ले रही है, जनसंख्या मर रही है, सही होगा कहना? ये जन्म, ये मृत्यु पॉपुलेशन के लिए नहीं है, एक लोग के लिए, ये व्यष्टि के लिए, इंडिविजुअल के लिए।
ठीक है, तो पॉपुलेशन में क्या कहेंगे सर? ये दोनों के दोनों वर्ड किसके लिए हैं? व्यष्टि के लिए हैं, इंडिविजुअल के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक जीव के लिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉपुलेशन ना। पॉपुलेशन के लिए क्या कहने वाले हैं? देखिए, एक वर्ड आता है जन्म दर, ठीक है, एक दूसरा वर्ड मृत्यु दर, ठीक है, इसको बोलते हैं नेटलिटी और इसको बोलते हैं मोर्टलिटी, ठीक है। जन्म दर, मृत्यु दर, यानी कि जनसंख्या का क्या होता है? जन्म दर होता है। जनसंख्या का क्या होता है? मृत्यु दर होता है। ये जन्म और मृत्यु किसके लिए है? एक व्यष्टि के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए। तो जनसंख्या का मृत्यु दर होता है, ना कि मृत्यु होता है। जनसंख्या का वैसे ही जन्म दर होता है। पागल, आज इतना गाली सुनेगा सुना। अब आगे देखो, घबरा देता है हम ही को सब। चलो जन्म दर के विषय में बात करते हैं हम लोग। ये पहला लक्षण देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, किसका? जनसंख्या का, पॉपुलेशन का। जन्म दर मतलब क्या? बताइए, जन्म दर मतलब क्या? बर्थ रेट है ना। बर्थ रेट मतलब क्या? किसी जनसंख्या के द्वारा, अब देखो, किसी जनसंख्या मतलब किसी एक जाति की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी जनसंख्या के द्वारा निश्चित समय में किए गए जनन, ठीक है। कुल मिला जुला करके यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान देना होता है, क्या? निश्चित समय, ठीक है। अब उस निश्चित समय में कितना जन्म लिया है, वही क्या कहलाता है? जन्म दर कहलाता है, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि सर एक गांव है, ठीक है, इस गांव में यहाँ पर सपोज मिल रहे हैं, चलो 500 लोग मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगले साल, अब देखो अगला साल दिखा दिया, मतलब क्या दिखा दिया सर? एक टाइमिंग दिखा दिया ना, एक अंतराल दिखा दिया ना, ठीक है। तो 500 लोग मिल रहे, अगले साल 1 वर्ष के बाद सर यहाँ पर ना हो गए 600 लोग, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलो 600 लोग हो गए। तो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि सर इस क्षेत्र का, जैसे मान लिया जाए कि ये एक गांव है कोई भी, चलो ए, अब आपसे पूछ दिया गया कि उस ए जगह का जन्म दर क्या है। क्योंकि यहाँ पर सर एक लोग तो है नहीं कि जन्म पूछेंगे, हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? जन्म दर की बात करें, बर्थ रेट की बात करें। तो बर्थ रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि जितने लोग बढ़े हैं वो कितने में से बढ़े? 500 में से बढ़े ना। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर निकल जाएगा परसेंटेज के तौर पर, क्या निकल जाएगा आपका? जन्म दर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या आ जाएगा जी इसका? 0.5 है, गड़बड़ नहीं ना? अब मैथमेटिक्स 100/500 सही था ना जी? अब अरे कैसे हम घबरा रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। अब ठीक है, आई दुगो से आई दुगो कट गया, आई क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर? यहाँ पे इसका जन्म दर हो गया, ठीक है। तो आप परसेंटेज लगाओगे तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? परसेंटेज में आ जाएगा जन्म दर। अगर ये नहीं लगाएंगे तो जो भी आएगा डेटा वो क्या होगा? परसेंटेज में नहीं होगा। कुल मिला जुला कर ये क्या है? हमारा जन्म दर है। ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाता है? मृत्यु दर। अगला क्या है आपका? मृत्यु दर। मृत्यु दर, इसका मतलब क्या सर? ये मॉर्टेलिटी की बात कर रहे हैं। सेम वही कहानी फिर से ले लो कि सर यहाँ पर 500 लोग थे, ऐसे 500 लोग में से अगले वर्ष 100 लोगों की मृत्यु हो गई। तो सर किस रेट से मृत्यु हो रही है, किस स्पीड से मृत्यु हो रही है, वो क्या करेगा? मृत्यु दर कहलाएगा। सेम वही कहानी की सर 100
बटा क्या 500 परसेंटेज में लेना है तो क्या करिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका, सेम वैसा ही स्टेटमेंट बनेगा जैसे यहाँ पर था कि सर किसी जनसंख्या के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद कितने लोगों की मृत्यु हुई है वो उस क्षेत्र की क्या कहलाती है या उस जनसंख्या की क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बने किसके लिए, जनसंख्या के गुण हैं ये, यानी कि जनसंख्या का सर मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु दर होता है, वैसे ही जनसंख्या का जन्म नहीं होता है, क्या होता है, जन्म दर होता है। चलो ये 2 हो गए हमारे पास गुण। तीसरा लिंग अनुपात। इसको क्या कहते हैं जी इंग्लिश में, देख लेना जरा। सेक्स रेशियो वैसे तो वैसे ही बनना चाहिए लेकिन वैसे ही है, देख लेना आप आराम से। देखो लिंग अनुपात का, अब यहाँ पे समझो कि सर यहाँ पर ना एक पॉपुलेशन मिल रहा है, जनसंख्या मिल रहा है, तो क्या मैं इस जनसंख्या को ऐसा कहूँ कि यहाँ की जनसंख्या नर है, यहाँ की जनसंख्या मादा है, नहीं, वैसे नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि सर कितने नर और कितने मादा है, यानी कि कितने मेल और कितने फीमेल। जैसे यहाँ पर पता चला कि सर 100 लोग रह रहे हैं, ऐसे 100 में से हमने दिखा दिया सर मेल रेशियो फीमेल, पता चला कि सर 60 मेल है और फीमेल कितने हैं 40, तो ये क्या कहलाएगा सर, यहाँ का कहीं ना कहीं लिंग अनुपात कहलाएगा। ठीक है, तो लिंग अनुपात में क्या करते हैं सर, तो जितने मेल होते हैं जितने फीमेल होते हैं उनको रेशियो में लिख दिया जाता है, वही उस क्षेत्र का क्या होता है, लिंग अनुपात होता है। अब अगर केवल और केवल लिंग की बात करेंगे, इसका मतलब क्या कि सर या तो कोई मेल होगा या तो कोई फीमेल होगा। ये वर्ड किसके लिए, हम देखो जज कर रहे हैं, इसकी तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, व्यष्टि से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कि व्यष्टि का जन्म था, जनसंख्या का जन्म दर होता है, व्यष्टि का मृत्यु था, यहाँ पर क्या है, मृत्यु दर मिल रहा है, यानी कि एक इंडिविजुअल और एक पॉपुलेशन की तुलना कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मुझे किसी एक व्यक्ति को बताना होगा तो क्या बताएंगे सर, उसका एक लिंग बताएंगे कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन हम जनसंख्या को मेल फीमेल से डिनोट नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या करना होगा सर, मुझे अनुपात दिखाना होगा, एक रेशियो दिखाना होगा। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर पॉइंट बनता है। चौथा नंबर पॉइंट कहाँ गया जी, जल्दी आ जा। और ये एगो खतरनाक है, आयु पिरामिड, एज पिरामिड होगा एक। ये एज पिरामिड को आज नहीं समझा रहे, वो ग्राफ में हम बना करके दिखाएंगे तो जाके आपको समझा पाएंगे अच्छे से। छोड़ देते एज पिरामिड, अभी हम छोड़ रहे हैं ना, एज पिरामिड को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा देते हैं आपको। मान के चलिए कि कौन सा पॉइंट है, चौथा ही पॉइंट है, एक हमने पॉइंट आपको छोड़ा है इसमें, वो हम कल दिखा देंगे आपको। पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि कह सकते हो, जनसंख्या वृद्धि। अब ये समझना कि जनसंख्या वृद्धि बच्चा 2 तरीके से होता है। देखो, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है सर, जनसंख्या बढ़ने और घटने की बात कर रहे हैं कि जनसंख्या या तो बढ़ सकती है या तो जनसंख्या घट सकती है। यानी कि हम ऐसा कहें कि सर वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना नहीं। वृद्धि 2 तरीके की होती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या तो वो नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, यानी कि केवल वृद्धि का मतलब बढ़ना ही नहीं होता सीधा सीधा कि सर वृद्धि 2 तरीके की होगी जनसंख्या की, बढ़ सकती है या तो घट सकती है। अब बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, घटने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के लिए कुछ कारक होंगे, कुछ फैक्टर होंगे। जैसे ये अगर मैं कहूँ कि सर किसी पॉपुलेशन का जन्म दर ज़्यादा है, समझिएगा, किसी पॉपुलेशन का जन्म दर ज़्यादा है। और दूसरा इधर दिखा देते हैं कि सर यहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है। क्या बताओ, दोनों के लिए पॉइंट सही है ना, कि सर एक तरफ जन्म दर ज़्यादा है तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, कैसा वृद्धि हो रहा है, पॉजिटिव वृद्धि हो रहा है, सर संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर क्या है, मृत्यु दर ज़्यादा है, यानी कि मोर्टेलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो वहाँ पे सर कैसा ग्रोथ हो रहा है, नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, ऋणात्मक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, दूसरा सर आवास बहुत ज़्यादा है। आवास को क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। अब आवास मतलब सपोज इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, अब इंडिया में क्या ऑस्ट्रेलिया से या फिर किसी दूसरे देश से आकर के लोग इंडिया में बस जा रहे हैं, क्या हमारे यहाँ का जनसंख्या बढ़ेगा क्या,
ठीक है, यानी कि किसी दूसरे लोगों का किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाना, वो भी क्या करता है, वहाँ पर वृद्धि कराएगा। कैसा वृद्धि कराएगा? पॉजिटिव कराएगा। यहाँ पर प्रवास, इसको बोलते हैं इमाइग्रेशन। इसका मतलब कि सर एक क्षेत्र है, जैसे इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया में से लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाएंगे तो क्या होगा सर, इंडिया का पॉपुलेशन क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो कुल मिला जुला कर सर ग्रोथ जो है ये नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव करने के लिए जन्मदर ज़्यादा होना चाहिए, उसके साथ साथ आवास यदि ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ का जो जनसंख्या बढ़ रहा होगा कैसा होगा सर, पॉजिटिव वाला होगा। अगर मृत्यु दर वहाँ पर ज़्यादा है, उसके साथ साथ लोग वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ का जनसंख्या बढ़ रहा है जरूर, ग्रोथ जरूर हो रहा है, लेकिन कैसा ग्रोथ, ऋणात्मक हो रहा है, धनात्मक नहीं हो रहा। एक और है जनसंख्या घनत्व, तो कितना हुआ, 4 पॉइंट हुआ ना। अगला जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं इसको। अब जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या, ये तो और इजी है, देखो सिंपल सा कि सर एक ऐसा क्षेत्र है जो सर लंबाई और चौड़ाई में क्या है, 1 किलोमीटर क्षेत्र हमने ले रखा है, यानी कि लंबाई भी कितनी 1 किलोमीटर, चौड़ाई भी कितनी 1 किलोमीटर। कुल मिला जुला के अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या कहूँगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा ना, ऐसा ठीक है। अब सर किसी एक निश्चित क्षेत्र में अब कितने लोग मिल रहे हैं, सपोज कि यहाँ पर 800 लोग मिल रहे हैं, कितने क्षेत्र में, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, यही क्या कहलाएगा बच्चा, इस क्षेत्र का घनत्व कहलाएगा। कौन सा घनत्व, जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो सकता है, जनसंख्या घनत्व कम हो सकता है। अब जनसंख्या घनत्व यदि ज़्यादा है कम है, ये कैसे हो सकता है। अब दो चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो कि सर ये दो अलग अलग जगह है, दोनों के दोनों क्या है सर, 1 किलोमीटर स्क्वायर का ये क्षेत्रफल है। 1 किलोमीटर यहाँ से भी, 1 किलोमीटर यहाँ, ये भी सर 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, यानी कि एरिया हमने क्या लिया है, बराबर। यहाँ पर दिखा दिया कि सर यहाँ पर 2000 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं 20,000 लोग। अब बताओ किसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, सर जाहिर सी बात है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। अब इसकी वजह से क्या समस्याएं आएंगी वहाँ पर, ये चीज़ भी आएगा, वो भी देखेंगे हम लोग। कितने हो गए, 5, हाँ लगभग ख़त्म हो गया। एक चीज़ खाली आपका रह गया, वो ग्राफ वाला, थोड़ा सा कठिन हो, ग्राफ वाला नहीं, एक 3 ग्राफ दिया होगा आपके बुक में इस तरीके से, ऐसे देखो मिल जाएगा, है ऐसा वाला, हो सकता है कि ये बराबर में दिया हो, एक आपका कांस्टेंट होगा, एक बढ़ता जा रहा होगा जिसको कहीं ना कहीं, तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। ये तीनों रहेगा कल बोर्ड पे, तो उस समय हम समझा लेंगे। आप पढ़ क्या लीजिएगा, हमने पॉइंट्स दिखा दिए सारे। ग्रोथ मॉडल है क्या, देखो तो जरा बुक में, दिखाते हैं आपको कैसा ग्रोथ मॉडल है, मुझे भी चाहिए बोर्ड पे। इसमें इसी चैप्टर में है ना, देखो इसकी बात कर रहा था मैं, तो इसको हम लोग कल समझेंगे। ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी है इसमें, तो डिफरेंशिएशन आपको करना नहीं है, वो हम आपको फार्मूला समझा देंगे। अब क्या हुआ कि कुल मिला जुला करके हमने ये देखा कि सर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या की वृद्धि को इसी पर दिखाया जाता है। एक डायग्राम है, इस डायग्राम में 2 डायग्राम है, ठीक है। एक को कहते हैं एक्सपोनेंशियल, सर ये लाल वाला क्या है, चरघातांकी, पढ़ना हिंदी में मिलेगा क्या, चरघातांकी। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल हो गया, चरघातांकी। एक होता है क्या, जियोमेट्रिकल, जिसको हिंदी में नहीं, जियोमेट्रिकल नहीं जी, एक और नाम होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, और एक लॉजिस्टिक होगा, ठीक है। लॉजिस्टिक को संभार तंत्र बोलते हैं, ठीक है, संभार तंत्र। ये दोनों तरीके पढ़ लेना, बड़ा कन्फ्यूजन देता है ये। देखो चरघातांकी, देखो चरघातांकी वृद्धि, देखो दूसरा होगा इसी में, कहाँ गया, देखो संभार तंत्र, लॉजिस्टिक मॉडल। ये दोनों का दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा आपको, तो कृपया करके इसको पढ़ लीजिएगा ज़रा, बाकी कल फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, हमने बस कल गुण देखा है और कुछ विशेष काम नहीं किया, वो गुण के आधार पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।